व्यक्ति ने दिए हैं, जिनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। बैकग्राउंड साउंड पे इग्नोर करना है, बोल दिए हम पहले ही। थर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसी ना किसी चीज से तो बना ही होगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, सब चीज से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। चलो लिखते हैं, क्लास प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of fat, carbohydrate, protein and phosphate etc. अच्छा, ये समझ लो ये क्या लिखे है, फंक्शन। 9th में आ गए हम लोग फंक्शन। मैथ्स में फंक्शन ऐसे ही लिखा जाता है, फन के पावर एन, इक्वेशन में ई क्यू एन पावर एन। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही फंक्शन है। तो इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल। It gives shape to the cell, shape देगा। It allow transport to the cell, transport material in and आउट पार्ट। अरे भाई इतना गलती क्यों हो रहा है, पार्ट ऑफ द सेल। ये हुआ फंक्शन तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसको जल्दी से लिखो। अब हम लोग का जो आएगा सेल वॉल, उसके बाद सेल ऑर्गेनल। तो बोर्ड तो काफी गंदा हो चुका है, कोई बात नहीं है। सेल वॉल, सेल वॉल जो है प्लांट सेल में, प्लांट सेल करें, प्लांट सेल के बाहर से आउटर लेयर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है सेल वॉल। सेल वॉल जो बनता है किसी ना किसी चीज से तो बना होगा ना। सेल वॉल बनता है सेलुलोज से। ये इन्वायरमेंटल प्रेशर से, मतलब अपने आसपास के वातावरण के प्रेशर से इसको प्रोटेक्ट करता है। कौन? सेल वॉल। इट इज द आउटर, एक काम करते हैं थोड़ा बड़ा लिखते, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर कवरिंग of the cell. Second, it is protection to the environmental pressure. जड़ सेल वॉल अभी मैंने बताया है, इज मेड अप ऑफ, क्या होगा, हाँ सुन लिया मैंने, सेलुलोज। अब आते हैं हम लोग
सेल ऑर्गेनल। देखो मैंने मतलब इतना कम से कम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आप लोगों को खुद समझ में आया। आप लोगों को पूछने का जरूरत नहीं क्या पड़े कि सर ये क्या लिखे हैं। आउटर मोस्ट लेयर कवरिंग, प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर कवर करता है। प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल प्रेशर, आसपास के वातावरण के प्रेशर से। सेल्यूलोज से बनता है। बस इसमें एक प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन भी किसी न किसी चीज से बनता है। सोच के देखो, साइंस में बस सोचो, मैथ की तरह सोचते जाओ, क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा। प्रोटीन, प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन, HISTONE, ये लिख लो हिस्टोन। सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल भी 7-8 तरह के होते हैं, जो कि एक एक करके अभी सबको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ सेल ऑर्गेनल के बारे में। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, वैक्यूल। एक और क्या छूट रहा है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, सेंट्रिओल्स एंड सेंट्रोसोम। चलो बारी बारी से इसका डिस्क्राइब करते, इतना लिखो पहले जल्दी से। मेरे ख्याल से लिख लिया हो गया, अब इसको इरेज करते हैं। उस टाइम मैंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट पढ़ाया था क्या? मेरे को तो नहीं लगता मैंने पढ़ाया था। कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, पढ़ने में क्या जाता है। अब हो गया बोर्ड साफ, अच्छा लग रहा है देखो भाई, ये रहा, हंसना मत, जैकेट से पूछ रहा है। हो गया। देखो जैकेट से पूछने ये होता है ना कि ये सूख गया, देखो देखो गंदा भी नहीं हुआ, सूख गया। ये अगर कोई कपड़ा से पूछते हैं, डस्टर से, वाइपर से, पूरा गंदा हो जाता है। देखो ऐसे हो जाता है एकदम पूरा लाइनिंग लाइनिंग। जैकेट से पूछ दी, जैकेट में गंदा नहीं लगा। चलो, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। पहले तो ऐसे इस पे ज्यादा गौर करने का बात है नहीं। 2 से 3 नंबर, बहुत से बहुत 4 नंबर, इससे ज्यादा का एग्जाम में नहीं आता है। डिफरेंशिएटर सब पता है ना, एक में होता है, एक में नहीं होता है, एक में प्रेजेंट होता है, एक में नहीं होता है। एग्जाम्पल दे देना है, बस वही काम करना है। यूकैरियोट्स में 2 कैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स में फर्स्ट कैरियोट्स, बस कुछ नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोलो बोलो, आर एब्सेंट। राइबोसोम, ATS राइबोसोम, 70S एग्जाम्पल
यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखना, एनिमल से लिखना। बहुत लोग सिर्फ एनिमल लिख के छोड़ देते हैं, नंबर गलती हो जाएगा। इसमें बीजीए, बीजीए लिखने का मतलब इसका बताओ, फुल फॉर्म बताओ। बीजीए मतलब फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। सोचो जरा, बायो पढ़ रहे हो तो सोचो। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, याद आया कुछ? तो यहाँ पे बीजीए लिखो चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी। पढ़ने में मजा आ रहा है? चलो अब आते हैं हम लोग फर्स्ट सेल ऑर्गेनल। अच्छा, वो जो हम सेल ऑर्गेनल का नाम लिखे थे वो कोई जरूरी नहीं है लगातार पढ़ो, लगातार 7 की 8 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स लगातार पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, इधर उधर से ही पढ़ो। लेकिन 8 सेल ऑर्गेनल होना चाहिए बस। सेल ऑर्गेनल तो होने से मतलब यही नहीं कि लगातार पढ़ना है सर हमको। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जैसे इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके ऊपर से एक ये मेम्ब्रेन है, एक और मेम्ब्रेन, उसको डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से वो माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। उसके अंदर एक उसका पर्सनल अपना राइबोसोम होता है, डीएनए होता है। राइबोसोम पे भी चर्चा करेंगे, डीएनए पे भी करेंगे। अपना राइबोसोम होता है, डीएनए होता है। इसके अंदर एक एटीपी फॉर्म, ये एक एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में अब एक एनर्जी रिलीज करता है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। इतना लिख दो बहुत है, 4 में 4। 8 इज, मैं बोल बोल के लिखा रहा हूँ, लिखते रहो। 8 इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बाउंड स्ट्रक्चर। It's contain on DNA and ribosome. It is released energy in the form of ATP. ATP is also known as एनर्जी करेंसी। देखो तो मैंने जितना बोला था वो पॉइंट लिखा है या उसमें से कोई छोड़ा भी है? जरा देखो, ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ बोला लिखा कुछ है, ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया। ये देखो, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एग्जाम में अगर पूछ दिया व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो लिख सकते हो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इतना लिखो। अब आते जल्दी जल्दी इसको चैप्टर को एंड करते, तब मजा आएगा। चलो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखना। क्या तुम लोग तो स्क्रीनशॉट ही लोगे? कोई बात नहीं, ले चुके हो अभी तक, ले लो, ले लिए ना। चलो, सबसे आसान अगर कुछ है तो साइंस ही है मेरे लिए। तुम लोग के लिए तो नहीं पता। देखो, सब्जेक्ट कोई बेकार नहीं होता है, सब्जेक्ट सब अच्छा होता है। हाँ, आदमी को मन जिसमें लग गया वो सब्जेक्ट उसके लिए अच्छा, जिसमें मन नहीं लगा वो सब्जेक्ट उसके लिए खराब। बस ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि सब सब्जेक्ट में मन लगे, सब सब्जेक्ट अच्छा लगे। क्या? चलो अब हम लोग आते हैं गोल्गी बॉडीज पे।
अब आते हैं हम, यहां से लिखते हैं गोल्गी बॉडीज, या फिर बॉडी ही लिखो क्या। गोल्गी बॉडीज भी तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारा कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा ही। कहाँ प्रेजेंट होगा? ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वहां से जितना भी पैकेजेस डिस्पैचेस वाला जो सामान है ये स्टोर्स को रखता है, जमा करके रखता है। जितना भी सब्सटेंस जो ईआर से निकले, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितना भी सामान निकले ये इसको स्टोर करके रखता है। इसको हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं, गोल्गी अप्रोचेस के भी नाम से जानते हैं। इसको डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी इज अ पर्सन साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द गोल्गी बॉडी। चलो लिखते हैं हम लोग गोल्गी बॉडीज के बारे में। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। It helps in the formation of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने में ये मदद करता है। It is also called डबल इन्वर्टेड कॉमा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, याद रखना। और फिर से गोल्गी डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ये हमने कहा बताया था, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्यों? पैकेजेस डिस्पैचेस स्टोर करता है सब्सटेंस। बाहर वाले बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करना। अभी मेरे पास ऐसे तो जगह नहीं है पढ़ाने का, मैं उस जगह खोज रहा हूँ जहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड साउंड टेंशन नहीं करे पढ़ाई करने में, इसलिए बैकग्राउंड साउंड को सीधे इग्नोर करना है। अरे मार्कर ही गिर गया ये तो। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट नियर बाय ER, ER stands for endoplasmic reticulum, because नहीं, because it store packages and dispatches substance। एक मिनट। सबस्टांस मेड बाय, यहीं पे लिख दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो तो क्या मैंने जितना पार्ट बताया था उतना लिखा है कि एक भी पार्ट छोड़ा है? डिस्क्राइब देखो तो। एक भी पार्ट छूटा है? यदि नहीं तो हम लोग लाइसोसोम पे आते हैं। लाइसोसोम
गोल्गी बॉडीज देखो, ये प्लांट सेल एनिमल सेल तुम्हारा दोनों में प्रेजेंट होता है गोल्गी बॉडीज। ओके, लाइजोसोम, लाइजोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड कहने का चारों तरफ से मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, चारों तरफ से मेम्ब्रेन बाउंड लाइजोसोम भी है। इसको तुम्हारा सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। सुसाइडल बैग कहने का मतलब है इसके पास एक अपना क्या बोले, जैसे प्रोटीन जो डाइजेस्ट करता है अपनी सब्सटेंस को, डाइजेस्टिव इंजाइम्स, इसके पास एक अपना डाइजेस्टिव इंजाइम्स होता है जिसे डाइजेस्ट करता है अपने फूड को, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम जो है प्रेजेंट होता है तुम्हारा एनिमल सेल में, ठीक है। आओ लिखते हैं हम लोग। It is membrane bound structure it is present, देखो ओनली लिखा हुआ है, ओनली सिर्फ इन द एनिमल सेल। तुम लोग तो प्लांट सेल एनिमल सेल का डायग्राम जानते हो या बताना पड़ेगा मुझे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द, देखो सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग of the cell because it contain powerful digestive, भाई राइटिंग समझ में आ रहा है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स which digest their own cell, adverse condition। देखो तो लाइसोसोम्स में मैंने जितना भी डिस्क्राइब किया था सही लिखा है, मिलाते रहो तुम लोग। चलो सही लिखा है तो आगे बढ़ते गेस करके। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, गोल्गी बॉडीज पढ़ लिए, लाइसोसोम्स पढ़ लिए। अब आते हैं प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, तब फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स। बस ज्यादा नहीं है, 3-4 ऑर्गेनल और है, 3 तो पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए बस, हो गया। बोर्ड फिर काफी गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो गंदा होगा नहीं। चलो अब हम लोग आएंगे प्लास्टिड्स फिर वैक्यूल्स। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स कहने का मतलब है तुम्हारा, फर्स्ट इट इज द पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, यस राइट। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट कैन बी डिवाइड बाय 3 ग्रुप, leucoplast, chromoplast and last chloroplast. Chloroplast contain chlorophyll, chromoplast contain different types of color and leucoplast colorless. Okay, it is only present in the plant cell only. Okay, plastids, it is double membrane bound structure
it is present only plant cell. Okay, only it contain pigment. लिखते जाओ तुम लोग भी. And provide various color to the parts of the plant, to the parts of the plant. On the basis of different types of pigment, plastids can be divided into three groups: Malavika, chromoplast, chloroplast, and last leucoplast. Chromoplast, leucoplast, and the last one of is chloroplast. Chromoplast, colorful pigment, example red, yellow, orange, blue, etc. Like fruit flower, कई तरह के फ्रूट रंग बिरंगे. Colorful pigment, red, blue, yellow, etc. एग्जाम्पल में अभी मैंने बताया फ्रूट, प्लास्टिड वैक्यूल्स ना, फ्लावर्स, अच्छा हो जाएगा. ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस पिगमेंट. हाँ, लेकिन ये याद रखना, कलरलेस पिगमेंट है तो ये भी कुछ ना कुछ काम करेगा ही. ये स्टोरेज करता है फ्रूट को, प्रोटीन लिपिड को रखने में, फूड प्रोटीन लिपिड को स्टोर करने में मदद करता है. आओ लिख देते हैं. It helps in the storage of food and protein lipid. Chloroplast contain chlorophyll, it helps in the photosynthesis. ये जो है प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड्स ग्रीन कलर ओनली. ओके, चलो. वैक्यूल्स स्पेलिंग सही है क्या वैक्यूल्स का मेरा? देखो तो एक बार चेक कर लो तुम लोग. अच्छा, प्लास्टिड्स में मैंने जितना बताया उतना देखो तो सही है या फिर कुछ पॉइंट छूटे भी हैं हमसे? मेरे ख्याल से वैक्यूल्स का सही ही होगा. वैक्यूल्स सॉरी, देखो वैक्यूल्स जो है तुम्हारा प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं. इट इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स. बट इन द प्लांट सेल their size large and the animal cell their size small.
It is also known as dustbin of the cell because it स्टोर करता है इसके डस्टबिन गंदे पार्टिकल्स को जो कि यूज नहीं आते हैं. ओके, कौन? वैक्यूल्स. ये तुम्हारा एनिमल से नहीं प्रेजेंट होता है लेकिन स्मॉल. वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं. ये तो जानते ही होंगे. टोनोप्लास्ट, TONOPLAST. चलो लिखते हैं जल्दी अभी 4 पॉइंट. It is membrane bound structure present in the bound cell. अरे it is membrane bound structure. तो अब बड़ा लिखते हैं. It is also called dustbin of the cell. The membrane of this cell is called टोनोप्लास्ट. एक तरह से ये व्हाट इज टोनोप्लास्ट. तो इसका आंसर ये हो सकता है. इट इज प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. बट प्लांट सेल आगे लिख दे. बट प्लांट सेल दिख रहा है ना. देख लेते हैं एक बार. मैं खुद चेक कर लेता हूं. हाँ दिख रहा अभी. बट प्लांट सेल their large in size, while animal cell it is small. Okay, it also helps. किस चीज में ये मदद करता है? रेगुलेट एंड ऑस्मोटिक बैलेंस करने में ये मदद करता है. कौन? वैक्यूल्स को. तुम्हारा ये बैलेंस करने का मतलब है बराबर रखता है. देखो तो मैंने जितना बताया उतना लिखा है. उतना ही लिखा है. ऑफ कोर्स हम लोग बच गया. हम लोग का 3 बचा है. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, एक और बचा है तुम्हारा. हम लोग क्या एक बचा है? हाँ, सेंट्रोसोम. तो एक एक करके देखते हैं. चलो इतना लिखो पहले. अब आते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज a type of cell organelle which creates a part nuclear membrane to the plasma membrane. ये एक पाथ क्रिएट करता है, बनाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ट्रांसपोर्टेशन इसको 2 भाग में बांटा गया. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, चलो आओ देखते हैं हम लोग. हेडिंग है इंडोप्लाज्मिक. अब चैप्टर समाप्ति होने वाला है. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
एक मिनट एक मिनट। इट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। अभी मैंने बताया है, ऑर्गेनल में शायद डबल होगा। इट क्रिएट अ पाथ फ्रॉम न्यूक्लियर membrane to the सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन की ओर ये एक पाथ क्रिएट करता है। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस। दिख रहा है ये कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ चलो दिख रहा है ये। वो लाइन का चिंता मत करो, वो लाइन टेढ़ा हो जाता है लिखते लिखते, हमसे अपने आप सीधा हो जाएगा। स्मूथ यार रफ यार। अब तुम्हारा सिर्फ मेरे ख्याल से लगता है हम लोग गोल्गी बॉडीज पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, प्लास्टिड्स पढ़ लिए, वैक्यूल्स पढ़ लिए, एंडोप्लाज्मिक अभी पढ़ लेंगे, लाइसोसोम्स भी पढ़ लिए। एक हमको शायद सेंट्रोसोम बचा है, बाकी हम लोग सब पढ़ लिए हैं। चलो आज चैप्टर भी ऐसे ही खत्म करना है, तुम लोग भी बोर हो रहे होगे। मेरे ख्याल से हम सब पढ़ा चुके हैं, सिर्फ एक राइबोसोम पढ़ाया ना? राइबोसोम पढ़ाया या नहीं पढ़ाया भाई? मेरे ख्याल से पढ़ा दिया होगा, शायद नहीं पढ़ाया तो फिर से पढ़ लो, उसमें क्या डबल बार हो जाएगा, उतना याद नहीं रहता है। मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाया, चलो पढ़ लेना, क्या बात है, कंफ्यूज होने का क्या दिक्कत है इसमें? क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मदद करता है तुम्हारा फैट्स एंड लिपिड सिंथेसिस को बनाने में। इट हेल्प्स इन द फैट एंड लिपिड सिंथेसिस। इट इज प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट डजंट कंटेन राइबोसोम सो इट इज स्मूथ। इसमें राइबोसोम नहीं होता है इसलिए स्मूथ है, राइबोसोम होता है इसलिए रफ है। इट helps in the lipid synthesis. It is present freely in the cytoplasm. It doesn't contain अब आते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। सॉरी, it contain ribosome, so it is rough। राइबोसोम होने के कारण in contain ribosome in the first part। देखो it helps in the formation of
प्रोटीन सिंथेसिस। ये लिपिड सिंथेसिस में काम करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेगा। देखो मैंने जितना बताया उतना लिखा है। अब आते हैं राइबोसोम पे, जल्दी जल्दी। राइबोसोम कहीं के समझने में इसमें दिक्कत हो रहा है क्या? सब तो आसान आसानी लैंग्वेज तो है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। अपर पार्ट है। चलो कोई बात नहीं, इसे लिख लो। रफ है राइबोसोम। राइबोसोम जो है तुम्हारा ग्रैंडुलर शेप, मतलब इस शेप का। ओके, राइबोसोम तुम्हारा ग्रैंडुलर शेप होता है। ओके, साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होगा। 2-3 पॉइंट लिखो, बहुत है इसके बारे में। इट इज स्मॉल ग्रैंडुलर शेप। It is present in cytoplasm. It helps लिखते हैं यहाँ पे। It helps in the formation of protein, and it is also स्मॉल ग्रैंडुलर शेप का होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, आरईआर में, इसलिए तुम्हारा प्रोटीन फॉर्मेशन काम करेगा। प्रोटीन। ओके, अब लास्ट बताया सेंट्रोजोम, वो भी देखते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आओ देखते हैं। हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा है सेंट्रोजोम। उसके पहले एक ये देख लो, डीएनए। पढ़ाते पढ़ाते मेरे गर्दन में दर्द हो चुका है, मुझे भी आराम चाहिए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलो लिखते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए है। क्रोमोसोम तो जानती होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम it is also membrane bound structure, double membrane bound structure. The unit of the centrosome is called centriole. इसकी यूनिट को हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। 2 नंबर में होता है, देख लो। It is double membrane bound structure, okay. It is 2 in number. And arranged
परपेंडिकुलरली, मैथ में पढ़े होगे, परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। देख लो, परपेंडिकुलर का मतलब है ये, परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर आपस में लाइन। द यूनिट ऑफ द सेंट्रोसोम इज कॉल्ड सेंटीजोल्स। हो गया, यहां तक था। लेकिन ये तो हम लोग का पूरा सेल चैप्टर हो गया है। इसमें कई शॉर्ट फॉर्म भी थे जो हम बता चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म भी। बाकी तो चैप्टर में सब पढ़ लिए हैं कि इसमें बस ऑस्मोसिस लास्ट छूटा हुआ है। ऑस्मोसिस देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं ऑस्मोसिस होता क्या। ऑस्मोसिस बुक में दिया हुआ है, नहीं तो पढ़ लो, नहीं दिया हुआ है तो उससे क्या। द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हाइयर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, कोई भी सब्सटेंस जब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। लिख लो, द मूवमेंट ऑफ अ सबस्टेंस, द मूवमेंट ऑफ अ सबस्टेंस फ्रॉम higher concentration to the lower concentration, to the lower concentration through the semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो पढ़े हो ना, अभी पढ़ाए हैं। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देख लो, या फिर से देख लो, द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से ये जो कोई भी मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये था तुम्हारा आज का टॉपिक चैप्टर सेल। आई होप समझ गए। और कोई दिक्कत है चैप्टर सेल में तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं हर कमेंट का कोशिश करूंगा रिप्लाई जल्द से जल्द देने का। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।